हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 1 का वीडियो लेक्चर 4 कवर करेंगे। इसमें सेल इंजरी एंड डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेल इंजरी स्टार्ट करेंगे। समझते हैं कि सेल इंजरी क्या होता है। इंजरी इन सिंपल वर्ड, डेली वर्ड्स में हम लोग यूज़ करते हैं कि इंजरी का मतलब कहीं पे चोट आ गई जिसकी वजह से सेल या तो डैमेज हो जाएगा या फिर किसी तरह रिकवर हो जाएगा। बस वही यहाँ पे भी होगा। सेल इंजरी साइंस के टर्म में क्या होता है, अब ये देखते हैं। सेल इंजरी का मतलब होता है कि इट इज़ अ वेराइटी ऑफ चेंजेस ऑफ अ स्ट्रेस दैट अ सेल सफर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंजेस। सेल इंजरी मतलब सेल बहुत सारे चेंजेस को सहेगा और बहुत सारे चेंजेस को लगातार वो चाहता नहीं है कि वो चेंजेस मेरे में आए, लेकिन वो चेंजेस एक्सटर्नल या फिर इंटरनल रीजन से उसमें आएंगे जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने से क्या होगा, उसको क्या कहेंगे कि सेल में इंजरी आ गई। दिस में अकर व्हेन द स्टिमुलस इज एक्सेसिव स्ट्रेस और व्हेन द सेल इज नो लॉन्गर कैपेबल टू अडेप्ट विदाउट सफरिंग सम फॉर्म ऑफ डैमेज। ये तब होगा, सपोज अगर आप खड़े हैं और आपको कोई मार रहा है, आप तब तक वहाँ पे खड़े रहेंगे जब तक कि आप उस फाइट को सह सकते हैं। अगर वो फाइट अनलिमिटेड हो गई, बॉडी आपकी वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पाएगा तो बॉडी आपकी वहाँ पे गिर जाएगी। तो वही यहाँ पे भी होगा। सेल जब तक कोई स्ट्रेस को, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कैपेबल होगा, सह पाएगा, तब तक वो वहाँ पे स्टैंड होगा। लेकिन जैसे ही वो अनलिमिटेड हो जाएगा, एक्सेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बस उसी तरह से इवेंट्स ऑफ सेल इंजरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज द रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेकंड इज द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब सिंपली टर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि रिवर्स का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ डैमेज होके वापस से रिकवरी हो जाना। बस वही यहाँ पे भी होगा। सेल डैमेज हो जाने के बाद अगर वापस से रिकवर हो पाता है तो उस तरह की सेल इंजरी को क्या कहेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी। और अगर सेल डैमेज होने के बाद वापस रिकवर नहीं कर पाता है और डैमेज होने के बाद पूरी तरह से डेथ हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर सेल इंजरी रिवर्सिबल होगा और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। इफ द सेल इंजरी मे बी रिवर्सिबल का मतलब नॉन लिथल डैमेज विच जनरली कैन बी करेक्टेड बाय रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस। रिवर्सिबल मतलब ऐसा डैमेज जिसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं स्टिमुलस को हटा के। और इरिवर्सिबल मतलब लिथल डैमेज जिसको हम लोग वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सेवरल डाइटरी फैक्टर्स, इम्यून रिएक्शंस, फिजिकल और केमिकल एजेंट में काउज सेल इंजरी। तो ये कुछ एजेंट हैं जो सेल इंजरी काउज करते हैं। अब हम लोग अच्छे से इन डिटेल्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी को एक बार डायग्राम से देखेंगे। सपोज ये हमारा एक नॉर्मल सेल है, ये देखिए, ये हमारा ये क्या है, एक नॉर्मल सेल है। इस सेल में इंजरी हो गई। इंजरी एक्सटर्नल स्टिमुलस या इंटरनल स्टिमुलस से भी हो सकती है और बहुत सारे जो एजेंट्स हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े वो इंजरी उससे भी हो सकती है, वो सब एजेंट से भी इंजरी हो सकती है। इंजरी होने के बाद ये नॉर्मल सेल क्या हुआ, ये इसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। ये देखें, ये सेल में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। इसमें क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ, स्वेल करना स्टार्ट हो गया। राइबोसोम्स का लॉस होने लगा। जो क्रोमैटिन था उसका क्लम्पिंग होने लगा। ये सब के कारण जो सेल है पूरी तरह से इंजर्ड हो गया। इंजर्ड होने के बाद दो कंडीशन आएगा, या तो ये वापस से रिकवर कर पाएगा और या तो वापस से रिकवर नहीं कर पाएगा। तो अगर ये सेल रिकवरी हो जाता है, ये सेल रिकवर्ड होके फ्रैगमेंटेशन ऑफ द सेल और न्यूक्लियस फिर से होके वापस से एक नया नॉर्मल सेल बन जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह के चेंजेस को क्या कहेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये कैसा इंजरी है, रिवर्सिबल सेल इंजरी। क्यों इसको रिवर्सिबल कह रहे हैं, क्योंकि ये वापस से चेंज होके एक नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सेल फॉर्म कर सकता है। वहीं अगर दूसरी ऑन द अदर हैंड हम लोग देखें तो अगर ये सेल में
रिकवरी ना होके ये सेल डेथ हो जाएगा और धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा और क्या होगा, इस सेल का नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस मतलब कंप्लीट डेथ ऑफ द सेल। नेक्रोसिस होने से ये सेल पूरी तरह से डेथ हो जाएगा और वापस से रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की सेल इंजरी को क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ये देखिए इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसको नेक्रोसिस भी कहेंगे। इसी डायग्राम को हम लोग अच्छे से लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम बनाना ही काफ़ी नहीं है, उस डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करने से ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सपोज ये नॉर्मल सेल था हमारा, उस तरह से हम लोग नॉर्मल सेल होगा। नॉर्मल सेल अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन किए हुए है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये वीडियो लेक्चर लास्ट में एक्सप्लेन्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। नॉर्मल सेल है, जैसे ही इसको स्ट्रेस आया या फिर इंजूरियस स्टिमुलाई आया, इंजूरियस स्टिमुलाई मतलब ऐसा स्टिमुलाई जो कि सेल को इंजर्ड कर सकता है। तो जैसे स्ट्रेस आया तो क्या हुआ, सेल में अडप्टेशन होना स्टार्ट हो गया। अडप्टेशन मतलब क्या होता है, चेंजेस आना स्टार्ट हो गया। चेंजेस आके सेल कैसा बन गया, एक नॉर्मल सेल बन गया, इंजर्ड सेल, इसको क्या बोलेंगे, सेल इंजरी हो गया। अच्छे से देखिए, नॉर्मल सेल था, स्ट्रेस या फिर इंजूरियस स्टिमुलाई आने से वो नॉर्मल सेल अडप्टेशन करके सेल इंजरी बन गया। ये सेल इंजरी या तो रिकवर हो सकता है, रिकवर होगा तो रिवर्सिबल इंजरी, ठीक है, मिड ट्रांसलेट करके सेल इंजरी को क्या बना सकते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी भी। नहीं तो ये सेल इंजरी में सीवियर प्रोग्रेसिव चेंजेस आएंगे और क्या हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल इंजरी बन जाएंगे। इरिवर्सिबल इंजरी बनने से ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल इंजरी और सेल डेथ हो जाएगा। या फिर इरिवर्सिबल इंजरी मतलब पूरी तरह से इसमें बस यही समझना है कि जो सेल अपने आप को वापस रिकवर कर पाएगा वो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा, और जो रिकवर नहीं कर पाएगा वो कैसा सेल इंजरी होगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। बैक कहते हैं ना लाइसोसोम्स को, तो वो क्या करेगा, सेल को, अपने सेल को खुद खाने लगेगा, डाइजेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है वो है इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड चाहिए होता है अपने सेल को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड फॉस्फोलिपिड फॉर कंटिन्यूअस रिपेयर, बट ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी फैटी एसिड नॉट फॉर्म द फॉस्फोलिपिड। लेकिन एटीपी की कमी होने की वजह से फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। तो अगर फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस इफेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन pumps get affected and the regulation of the calcium, sodium and potassium get affected. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसफंक्शन का अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसका फंक्शनल वर्क अच्छे से नहीं हो रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। अब सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत बड़ा रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यह हम सब जानते हैं। तो उसकी वजह से अब क्या होगा, बहुत सारे डिसफंक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले क्या होगा, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इनसाइड का पार्ट है, ये आउटसाइड का पार्ट है, ये बीच में क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है कि ये सोडियम को इनसाइड से आउटसाइड में भेजता है और पोटेशियम को आउटसाइड से इनसाइड में भेजता है। तो अगर ये पंप अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो सोडियम ना बाहर जा पाएगा और ना पोटेशियम ये अंदर जा पाएगा, जिससे क्या होगा कि सोडियम क्या हो जाएगा, इनसाइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा और पोटेशियम क्या होगा, आउटसाइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अगर सोडियम अंदर में एक्यूमुलेट हो गया है तो क्या होगा, इनसाइड द सेल वाटर का रिटेंशन होगा। ठीक है, देखिए, sodium plus accumulation inside the cell retain the water and increase intracellular water level and hydropic swelling occurs due to disruption in osmotic pressure। अब इनसाइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा सोडियम और आउटसाइड में पोटेशियम, तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इंट्रासेलुलर स्वेलिंग होने लगेगी और इनसाइड जो सेल है वो स्वेल करने लगेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट जो इफेक्ट आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के खराब होने से वो होगा फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप। एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल प्रोड्यूस अफेक्ट इन द इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ द कैल्शियम प्लस प्लस।
अगर सोडियम प्लस इनसाइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उससे कैल्शियम प्लस प्लस में भी क्या हो जाएगा, इफेक्ट आएगा। अब कैल्शियम प्लस प्लस भी क्या हो जाएगा, जमा होना स्टार्ट हो जाएगा सेल वॉल में, जिसमें क्या होगा, नॉट सेल वॉल में, माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर्सिबल सेल डैमेज। जो फोर्थ इफेक्ट होगा वो है डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। Lack of oxygen effect disrupt the intracellular osmotic balance of the cell, so endoplasmic reticulum and Golgi apparatus swell up. ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होगा, इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक बैलेंस जो होगा सेल का वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब बिगड़ जाएगा। बिगड़ने से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus क्या हो जाएगा, स्वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्वेलिंग होने से क्या होगा कि राइबोसोम्स डिटैच फ्रॉम द ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट गेट इनएक्टिव। जैसे ही वहाँ चेंजेस, स्वेलिंग होना स्टार्ट होगी, राइबोसोम क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाएगा, ठीक है, और इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस घट जाएगी। और प्रोटीन की सिंथेसिस घट जाएगी तो सेल को अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज ये सेल है, ये सेल विच इज अफेक्टेड फ्रॉम द स्कीमिया। स्कीमिया होने से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कम हो जाएगा, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे एटीपी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, एरोबिक की जगह कौन सा ग्लाइकोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या इफेक्ट आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इफेक्ट आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, सोडियम पंप क्या हो जाएगा, सोडियम, यहाँ देखिए सोडियम पंप डिक्रीज होगा और सोडियम इनसाइड द सेल एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम। मेनली तीन ही अफेक्ट आ रहा था ना, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस आ रहा था, एक तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे काम हो रहा था, और तीसरा क्या हो रहा था, डिटैचमेंट हो रहा था राइबोसोम्स का। तो सोडियम पंप सबसे पहले देखेंगे। सोडियम पंप, जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्या हो रहा था कि सोडियम और कैल्शियम प्लस इनसाइड द सेल एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जा रहे थे, और पोटेशियम क्या हो रहा था, आउटसाइड द सेल एक्यूमुलेट हो रहा था। इनफ्लक्स मतलब इनसाइड द सेल, और इफ्लक्स मतलब क्या होता है, आउटसाइड द सेल, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सेल्स फेल कर रहा था और माइक्रोविलाई ब्लेब्स का लॉस हो रहा था। इसमें एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था, जैसे ही एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे स्टार्ट हो जा रहा था तो ग्लाइकोजन का रिडक्शन हो रहा था, जिससे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा था। लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन से पीएच डिक्रीज हो जा रहा था और न्यूक्लियर क्रोमैटिन का क्लम्पिंग हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, राइबोसोम्स डिटैचमेंट हो रहा था राइबोसोम्स का, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस में कमी हो जा रहा था। अब हम लोग देखेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। देखिए रिवर्सिबल सेल इंजरी में माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रिकवर कर पा रहा था, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है और राइबोसोम्स फॉर्मेशन में जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर वो डिस्टर्बेंस को सेल रिकवर नहीं कर पाता है तो वो कैसा इंजरी हो जाएगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो फर्स्ट देखते हैं, बस वही जो उसमें लिखे थे वही इसमें भी लिखेंगे, बस इसमें स्लाइड थोड़ी सी चेंजेस आएंगे। देखिए, कैल्शियम इनफ्लक्स प्रोड्यूस एक्साइटोटॉक्सिसिटी इनटू द सेल। एक्साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ चेंजेस आने से कुछ इंजाइम्स का एक्टिवेशन होना, जैसे कि फॉस्फोलाइपेज, इंडोन्यूक्लियेसेस, प्रोटीएसेस और भी बहुत सारे इंजाइम्स साथ में काम करने लगता है। तो सेल ऑलरेडी डैमेज है और कुछ इंजाइम्स का प्रोडक्शन भी होने लगा, तो समझिए कि अब सेल कभी भी अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता है। वही यहाँ पे भी होगा। देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम 2+ produce damage in mitochondrial cell wall as well as excitotoxicity, that is activation of number of enzymes like phospholipase, endonucleases, proteases etc. अगर बहुत लार्ज अमाउंट में कैल्शियम 2+ एक्यूमुलेट होने लगेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा, ठीक है, जिससे बहुत सारे एंजाइम्स का एक्टिवेशन हो जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा, इस इफेक्ट के कारण जो सेल स्ट्रक्चर में जैसे कि साइटोस्केलेटन हो गया, डीएनए हो गया और भी जो मेन पार्ट्स है वो सबका क्या हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा।
और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटीपी का रिडक्शन होगा तो अब क्या होगा, लो पीएच ऑफ सेल एक्टिवेट एंड रिलीज द लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या होगा कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज द इंट्रासेलुलर पीएच एंड इट एक्टिवेट और रिलीज द लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, क्रिएटिन काइनेज, आरएनएज, डीएनएज, लाइपेज एक्सेट्रा। तो वहाँ पे भी लाइसोसोम्स में कुछ कुछ अफेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उससे एक एक प्लस प्लस में इफेक्ट चल रहा है। मतलब जो इफेक्ट वहाँ हो रहा था वो तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ एक और इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी होने से जो इंट्रासेलुलर पीएच है वो तो डिक्रीज हो गई, उसके साथ साथ कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो मेनली लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं वो भी, इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जैसे लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, आरएनएज, डीएनएज, लाइपेज एक्सेट्रा। ये सारे एंजाइम्स के एक्टिवेशन होने से जो सेल कंपोनेंट क्या होंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे और खुद की सेल क्या होगी, खुद की अपनी सेल को खा जाएगी। फैगोसाइटिक इफेक्ट एंड कॉज द इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसके कारण सेल अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इटियोलॉजी और काउजेस ऑफ सेल इंजरी की स्टडी करेंगे। ये सब के नोट्स एक बार फिर से रिवाइंड बता दे रही हूँ, ये सब के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है एज अ पीडीएफ, आप लोग सब वहाँ से नोट्स को ले सकते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग।